उत्तर भारत में शौर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहां की प्रजा आनंदमय जीवन जी रही थी, क्योंकि उनके राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके शासनकाल में राम राज्य की तरह सुख शांति थी। शौर्यगढ़ की सबसे बड़ी संपदा थी गौरव नदी, जो केवल नाम से नहीं बल्कि वास्तव में सोने की धारा बहाती थी। यह नदी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह इस नदी के स्वर्ण का उपयोग केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए करते थे। एक दिन राजा अपनी शस्त्रशाला में अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे कि तभी उनके मंत्री सत्यकेत तेजी से भीतर आए। महाराज की जय हो। महाराज, मैं अत्यंत चिंतित हूं। हमें तुरंत राज दरबार में बात करनी होगी। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह गंभीर हो गए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या हमारी प्रजा पर कोई संकट आया है या फिर किसी ने हमारी गौरव नदी पर बुरी नजर डाली है? मंत्री सत्यकेत ने कहा, महाराज, अफगान लुटेरा रुस्तम खान अपनी सेना के साथ उत्तर भारत के राज्यों को लूटता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब तक वह सिन्हगढ़, महापुर, विजयनगर और चंद्रपुर को तहस नहस कर चुका है। हमारे गुप्तचरों के अनुसार उसका अगला निशाना शौर्यगढ़ और गौरव नदी है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह चिंतित हुए। हमें युद्ध और रक्तपात से सख्त नफरत है। इससे पहले कि वह हम पर हमला करे, उसे संदेश भेजो कि हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। रुस्तम खान अपने सेनापति फिरोज बेग को संदेश के साथ शौर्यगढ़ भेजता है। फिरोज बेग राज दरबार में पहुंचकर कहता है, महाराज की जय हो। मैं फिरोज बेग, बादशाह रुस्तम खान का दास। मेरा बादशाह चाहता है कि आप अपनी राजगद्दी और गौरव नदी उसे सौंप दें, तो वह आपको क्षमा कर देगा। राजा क्रोधित हो उठे। यह असंभव है। हम जानते हैं कि यदि हम झुक गए तो हमारी प्रजा पर अत्याचार होगा। एक राजपूत योद्धा लुटेरों से डरकर गद्दी नहीं छोड़ता। महाराज, हमें आपकी गद्दी चाहिए और वह हम छीन कर ही लेंगे। तू एक दूत बनकर आया है, इसलिए तेरा सिर धड़ से अलग नहीं किया। निकल जा हमारी सीमा से। राजा चिंतित होकर मंत्री से बोले, समय कम है, हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी होगी। मंत्री बोले, महाराज, इस संकट की घड़ी में हमें हमारे वीर सेनापति रणवीर सिंह की आवश्यकता है, जो इस समय मां काली की तपस्या में लीन है। राजा ने आदेश दिया, रणवीर ही शौर्यगढ़ की ढाल है, उसे तुरंत बुलाओ। मंत्री सत्यकेत अपने सैनिकों के साथ मां काली के मंदिर पहुंचे। रणवीर सिंह ध्यान मग्न थे और जाप कर रहे थे। एम क्रीं काली के स्वाहा। मंत्री ने प्रणाम कर कहा, सेनापति, हमें क्षमा करें, लेकिन शौर्यगढ़ पर संकट आन पड़ा है। कैसा संकट मंत्री जी? मंत्री ने सारी बात बताई। रणवीर सिंह बोले, चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही राज दरबार आता हूँ। रणवीर सिंह राज दरबार में पहुंचे। महाराज, जब तक मैं जीवित हूँ, शौर्यगढ़ की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है रणवीर। सेना को तुरंत तैयार करो। रणवीर सिंह ने अपनी विशेष टुकड़ी को युद्ध रणनीति के लिए बुलाया। तभी एक सैनिक घबराते हुए आया। सेनापति, रुस्तम खान ने आधी रात को ही हमला कर दिया है। रणवीर सिंह चौंके, पर हमें तो भोर में हमले की सूचना थी। सैनिक बोला, शत्रु अपनी सेना के साथ नगर में घुस आया है और निर्दोषों को मार रहा है। अब उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। रणवीर सिंह जब युद्ध भूमि पहुंचे तो देखा कि रुस्तम खान हाथी पर बैठकर निर्दोषों को कुचल रहा था और उसके सैनिक घरों में आग लगा रहे थे। रणवीर सिंह गरजे, दुष्ट लुटेरे, निर्दोषों पर वार कर तू खुद को योद्धा समझता है? मेरा सामना कर। अच्छा, इस राज्य में कोई वीर भी है? चलो, आज तलवार चलाने का आनंद आएगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। युद्ध कई घंटों तक चला। रुस्तम खान बुरी तरह थक चुका था और हारता दिख रहा था। रुस्तम खान स्तब्ध रह गया। रणवीर सिंह ने अपनी घायल अवस्था में तलवार उठाई। जय मां भवानी। युद्ध का शंखनाद हुआ और पूरा शौर्यगढ़ जय मां भवानी के नारों से गूंज उठा। शौर्यगढ़ की विजय। रणवीर सिंह विजयी होकर बोले,
जब तक मां भवानी का आशीर्वाद है, शौर्यगढ़ और गौरव नदी की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, हमें तुम पर गर्व है रणवीर। जब तक ऐसे योद्धा जीवित हैं, तब तक शौर्यगढ़ का परचम बुलंद रहेगा। इस प्रकार शौर्यगढ़ ने बुराई पर विजय प्राप्त की और न्याय तथा सत्य की जीत हुई। एक गांव में गुड्डू नाम का एक चोर रहता था, जिसकी चोरी करने की आदत के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। दिन भर वह आराम करता और रात के अंधेरे में चोरी करने शहर निकल जाता। किसी भी घर में चुपचाप घुसकर कीमती सामान उठाता और अगली सुबह एक कबाड़ी को बेचकर पैसे कमा लेता। 1 2 3 4 5। वाह, मजा आ गया। पूरे 5000 बच गए आज। इससे बढ़िया धंधा तो हो ही नहीं सकता। अब जल्दी से सो जाता हूँ, रात को फिर से धंधे पर जाना है। गुड्डू की अमीरी पर संदेह गांव में रघु और पप्पू नाम के 2 दोस्त रहते थे। उन्होंने गौर किया कि गुड्डू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। रघु, ये गुड्डू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। बढ़िया कपड़े, महंगा खाना, किसी चीज की कमी नहीं है इसे। पप्पू ने सही कहा, पर ये शहर जाकर ऐसा कौन सा काम करता है जिससे इतनी मौज कर रहा है? दोनों ने तय किया कि वे खुद जाकर गुड्डू से पूछेंगे। गुड्डू ने उनकी जिज्ञासा को टालते हुए कहा, भाई, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बहुत तेज दिमाग और हिम्मत चाहिए इसमें, जो तुम दोनों के बस की बात नहीं। जाओ अपने खेतों में काम करो। रघु और पप्पू को गुड्डू की बातों पर शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। चोरी का भंडाफोड़ रात को दोनों दोस्त गुड्डू का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि गुड्डू शहर के एक घर में घुसा और कुछ देर बाद हाथों में मोटर पंप लेकर बाहर निकला। अरे भाई, ये मोटर कहाँ से उठा लाया? ये कौन सा धंधा है? धंधा नहीं, ये चोरी है, चोरी। पप्पू चौंक उठा। दोनों ने सोचा कि गुड्डू की मेहनत का फायदा क्यों ना वे खुद उठा लें। उन्होंने मौका देखकर मोटर पंप उठाया और खुद कबाड़ी को बेच दिया। भाई, ये तो जबरदस्त तरकीब निकली। खेतों में दिन भर मेहनत करके हमें 250 रुपए भी नहीं मिलते, और यहाँ एक रात में 5000। गुड्डू को लगा झटका। सुबह गुड्डू चोरी का सामान लेने पहुंचा तो मोटर वहां से गायब था। अरे, ये कहाँ गया? लगता है किसी की नजर लग गई मेरे धंधे को। इधर रघु और पप्पू ने चोरी से मिले पैसों से खूब मजे किए और अगले दिन फिर से गुड्डू का पीछा किया। इस बार गुड्डू एक घर से टीवी चुरा कर लाया और उसे पार्क में छिपा दिया। रघु और पप्पू फिर मौके का फायदा उठाकर टीवी उठाए और उसे कबाड़ी को बेच दिया। इस बार उन्हें पूरे 20,000 रुपए मिले। अब तो ठेकेदार के खेतों में मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं रही। गुड्डू को हुआ शक। जब लगातार दूसरी बार चोरी का सामान गायब हुआ तो गुड्डू को समझ आ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जिसे भी मेरे धंधे पर हाथ साफ करने की हिम्मत हुई, उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार उसने चुपचाप रघु और पप्पू का पीछा किया और देखा कि वे भी उसी तरह चोरी कर रहे थे। अच्छा, तो ये लोग मेरी चोरी पर ही चोरी कर रहे हैं। अब इनकी असली सजा मिलेगी। रघु और पप्पू ने इस बार एक ऐसी चुराया और उसे पार्क में छिपाया, लेकिन जैसे ही वे सुबह लेने पहुंचे वह गायब था। अरे भाई, ऐसी कहाँ गया? दोनों में झगड़ा होने लगा। पक्का तूने ही अकेले बेच दिया? नहीं भाई, तूने बेचा होगा। सच्चाई जानने के लिए वे कबाड़ी के पास पहुंचे और वहां गुड्डू को ऐसी बेचते देख भौचक्के रह गए। क्यों बे गुड्डू, यही है तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। गुड्डू, रघु और पप्पू आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी दरोगा रामलाल वहां आ पहुंचा। अरे वाह, तीनों ही चोरी के धंधे में लगे हैं। अब चलो जेल की हवा खाने। इस तरह तीनों चोर अपने ही जाल में फंसकर जेल पहुंच गए। गांव में एक सीधा सादा आदमी रघु अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रघु के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह बकरियां पालकर अपना गुजारा करता था। वह रोज जंगल में जाकर अपनी बकरियों को चराता और शाम होते ही घर लौट आता।
हरी हरी घास खाकर बकरियां खुशी खुशी उछलते कूदते लौटती थीं। एक दिन रघु ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, आज मैं बकरियों को लेकर जंगल के उस पार जाऊंगा। यहाँ चारा कम हो गया है और बकरियों का पेट नहीं भर पाता। हो सकता है मुझे देर हो जाए, तुम चिंता मत करना। इतना कहकर रघु बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचा, लेकिन गर्मी बहुत थी। धूप इतनी तेज थी कि जमीन तप रही थी। कुछ देर बाद उसे जोर की प्यास लगने लगी और उसका गला सूखने लगा। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, हे भगवान, मेरी प्यास बुझा दो। उसी समय एक साधु उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रघु ने कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं दिख रहा। साधु को उस पर दया आ गई। उसने अपने कमंडल से पानी निकाला और रघु को दे दिया। साथ ही कुछ फल भी दिए और कहा, इन्हें खा लो और जो बच जाए उसे घर ले जाकर मिट्टी के बर्तन में रखना और कपड़े से ढक देना। रघु ने पानी पिया, कुछ फल खाए और बाकी को अपने गमछे में बांध लिया। फिर साधु को प्रणाम कर घर लौट आया। जब उसने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बताई तो उसने भी फलों को संभाल कर रख दिया। अगली सुबह जब रघु उठा और रसोई में जाकर देखा तो वह दंग रह गया। मिट्टी के बर्तन में रखे सारे फल सोने के बन चुके थे। उसने गौरी को बुलाया, देखो भाग्यवान, ये फल सोने के हो गए। गौरी भी चकित रह गई। दोनों बहुत खुश हुए। रघु ने कहा, अब हमें कोई चिंता नहीं, हम अपना घर बनवा सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। कुछ दिनों बाद रघु उन फलों को बेचने के लिए शहर गया। एक सुनार ने फल देखकर उनकी अच्छी कीमत दी। पैसों के साथ रघु खुशी खुशी घर लौटा और गौरी को सब दे दिया। दोनों ने सलाह की कि अब वे अपना घर बनाएंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। कुछ दिनों में उनका घर बन गया। गौरी के लिए सोने का हार भी बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर जाती तो गांव की महिलाएं हैरान रह जाती और पूछती, इतना धन कहां से आया? गौरी और रघु सरल स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। एक दिन 4 लोग रघु के घर आए और बोले, हमने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई फल है, क्या हम देख सकते हैं? रघु सीधा साधा था, इसलिए उसने उन्हें फल दिखा दिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वे चारों चोर थे। वे उसी समय कुछ नहीं बोले और चुपचाप चले गए। रात में जब रघु और गौरी गहरी नींद में थे तब वे चोर चुपके से घर में घुस आए। जैसे ही बर्तनों में हाथ डाला, गौरी की नींद खुल गई। उसने रघु को जगाया, अजी कोई घर में घुस आया है। रघु तुरंत उठा, लेकिन तब तक चोर सोने के फल लेकर भाग चुके थे। गौरी रोने लगी, अब हमारा क्या होगा? रघु ने कहा, चिंता मत करो, सुबह गांव के मुखिया के पास चलेंगे। चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, अब रघु को उसके फल वापस दो। चोरों ने सोने के फल लौटाए, लेकिन वे फिर से साधारण फल बन चुके थे। मुखिया ने चोरों को दंड दिया और रघु अपने फल लेकर घर आ गया। उसने फिर से फल को मिट्टी के बर्तन में रखा और अगली सुबह वे फिर से सोने के बन गए। रघु और गौरी को समझ आ गया कि ईमानदारी और भलाई का फल हमेशा मीठा होता है और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है।